में हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन और बचा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरे मैप की मदद से, क्योंकि आपकी किताब में सीधा दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, जिससे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मतलब समझ आ भी गया तो याद रहना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हमें मैप की मदद से मैं बताऊंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि कौन रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, किससे मिलती है, ट्रिब्यूटरी वगैरह या रिवर से बनने वाले जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उस सबको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर देखो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है हमारे देश का हमेशा से, जब से हम आज़ाद हुए हैं या आज़ादी से पहले की, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमेशा से प्रॉब्लम ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते एग्रीकल्चर जो करते हैं वो बिल्कुल एकदम खुशहाल है, चाहे किसी भी सिचुएशन में रहा हो। चाहे आप बोलो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सब सही था, नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ जगह पे सही था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। क्लियर? तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें हम 3 चीज़ जगह से लेने का ट्राई किया है। लुसेंट तो लिए ही लिए हैं, उसके अलावा मैंने सोचा कि विकीपीडिया से लिया है 1 पेज वहाँ से। उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं लेता हूँ वहाँ से कुछ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। तो मिनिस्ट्री एक 2018 में रिपोर्ट निकाली थी, तो रिपोर्ट 500 पेज का है। तो मैंने सोचा कि ये इसमें से अगर कुछ छाट के निकाला जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सेम चीज़ न्यूज़पेपर में या कभी न कभी करंट अफेयर्स के मैगजीन में आ ही जाएगी। तो आपको इसके अलावे, इस वीडियो के अलावे उस मैगजीन का वो पोर्शन ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है जिसमें एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप NCERT जोन के फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या एग्रीकल्चर बहुत नया है हमारे देश के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एग्रीकल्चर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने से चला आ रहा है। ये हमने विकीपीडिया का जो पहला 2 पैराग्राफ है वो लिया है, 3rd पैराग्राफ को भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो इंडिया क्या कर में देखो, इंडिया क्या करता है, रैंक करता है 2nd वर्ल्ड वाइड फार्म आउट में। मतलब ओवरऑल टोटल फार्म आउट की पुट की बात करें ना, हम सब कुछ को मिला दे, दाल चावल सब कुछ को मिला दे, क्लियर, गेहूँ सब कुछ को मिला दे, तो अगर सब कुछ को मिलाने पे जो रैंक आएगा इंडिया का 2nd आएगा। लेकिन प्रॉब्लम भाई यहाँ पे है, 2018 के रिपोर्ट में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 500 पेज का है, उस 504 पेज का है, उसमें बताया गया कि 50% से ज़्यादा इंडियन वर्कफोर्स की बात करते हैं। वर्कफोर्स, ध्यान देना, वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन दोनों सेम नहीं। वर्कफोर्स का मतलब होता है जो आई थिंक 18+ है, जो कैपेबल भी है और जो काम भी कर रहा है। क्लियर? मतलब कैपेबल है, ज़रूरी नहीं है वो काम कर रहा है। क्लियर? तो इंडिया का टोटल वर्कफोर्स का 50% लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर पे। क्लियर? लेकिन भाई GDP देखो 17 to 18% आ रहा है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में जितना लोग लगे हुए हैं, जितना मेहनत करते हैं, आउटपुट उस हिसाब से नहीं आ रहा है। क्लियर? तो अब प्रॉब्लम बहुत होगा। और एक और बताया कि एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर, मतलब 58% पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर ही प्राइमरी सोर्स है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर नहीं होगा तब वो जाएंगे दूसरे जगह फैक्ट्री वगैरह में काम करने। मतलब मेन सोर्स एग्रीकल्चर है, बाकी सब है वो सेकेंडरी सोर्सेस है। क्लियर? उसके बाद इंडिया रैंक करता है, ध्यान देना, पहला रैंक करता है हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया पे खेती होती है, ध्यान देना, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया पे खेती होती है। और उसके बाद कहाँ पे होती है? USA, और उसके बाद चाइना। और एक और चीज़, इंडिया राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ध्यान देना, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये ध्यान रखना, ये इसमें नहीं दिया हुआ था। द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया, ये तो हमने देखा कि डिक्लाइन हो रहा है, नॉर्मल ये बात सब लिखी है। और यहाँ पे है कि इंडियाज एक्सपोर्टेड 38 बिलियन, डेटा मत याद रखो, लेकिन याद रखो
कि 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर नेट एक्सपोर्टर की बात करें तो उसमें 6th पोजीशन पे आता है। क्लियर। इंडिया अपने सामान को बहुत डेवलपिंग या लिस्ट डेवलप या बहुत सारे सेवियर डेवलप कंट्री में भेजता है, और बहुत ज़्यादा इंडिया अनाज अपना डोनेट भी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो अब आते हैं आपके बुक से। सबसे पहले यहाँ पे वही दिया हुआ है 2011 का सेंसस, मैंने एकदम 2018 का बदला बता दिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो नाम है, तो उसके रिपोर्ट के 2018 के हिसाब से मैंने वो डेटा बना दिया, इसलिए ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। इट प्रोवाइड फूड टू द सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 130 जो 130 करोड़ है उनको ये खाना प्रोवाइड करते हैं, और बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल, इसको दोनों को खाना प्रोवाइड करते हैं। मतलब कौन? एग्रीकल्चर से 2 लोगों को खाना प्रोवाइड होता है, जानवर को, इंसान को। क्लियर। आवर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर। क्लियर। एग्रो वेस्ट जो इंडस्ट्री है, मान लो आपको बिस्किट बनाने हैं, कहाँ से लाओगे भाई? चीनी उधर से लाओ, एग्रीकल्चर से ही तो लाओगे, शुगर से, शुगर केन की खेती से। आपको आटा लाना है तो गेहूं से लाओ। तो जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री है आपका, वो भी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट आता है। लेकिन हमारा जीवीए जो ग्रोस वैल्यू एडेड है, आपको जीवी और जीडीपी में डिफरेंस बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीक से इकॉनमी स्टार्ट करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इकॉनमी और बायोलॉजी हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी में ट्राई करूंगा कि लाइव क्लासेस लूँ, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कितने टाइप के हैं? तो ये तो हमने बेसिक फैक्ट दिया। अब एग्रीकल्चर के टाइप किस बेसिस पे डिवाइड है कि आप किस मोटिव से खेती कर रहे हो, और किस मोटिव से इन द सेंस कि क्या आप चाहते हो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, या आप किस टाइप की क्या फसल उगा रहे हो, इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सबसिस्टेंस, नाम से ही पता चलता है भाई बस खाना पीना हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खेती से इतना हो जाए ना, काम हमारा चल जाए। तो सबसिस्टेंस का मतलब यही होता है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वर्क हार्ड टू ग्रो इनफ फूड टू सर्वाइव ओनली। सिर्फ सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए उतना उस खेती से हो जाएगा ना, काम बन जाएगा। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड मेनली बाय फार्मर एंड हिज फैमिली। ऑब्वियसली बेचना तो उसको है ही नहीं। देयर रिमेन्स नो सरप्लस टू सेल इन द मार्केट। ऑब्वियसली सरप्लस ही नहीं है तो कहाँ से बेचेगा। एक टर्म आता है, जैसे ये वाला आपको फैक्ट पता होगा कि सिक्किम पहला स्टेट है जो पूरी ऑर्गेनिक खेती करता है इंडिया का। और एक और चीज़, और इसके लिए अवार्ड भी कई बार, जैसे कई अवार्ड मिला है सिक्किम को इसके लिए। क्लियर। उसका देखो था सॉइललेस एग्रीकल्चर। सॉइललेस एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसा खेती जिसमें मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी में आप खेती कर रहे हो, पानी में ही मिनरल वगैरह डाल दे रहे हो और उससे खेती कर ले रहे हो। क्लियर। मिनरल जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन वगैरह पानी में डाल, लेकिन सॉइल का यूज ही नहीं कर रहे हो। क्लियर। अब है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का सिंपल मतलब होता है मिक्स्ड, दोनों मिला के करो। मिक्स्ड का मतलब आपके पास एक ज़मीन है जिस पे आप कर रहे हो खेती, आप पशुपालन भी कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ साथ कर रहे हो। एग्रीकल्चर और पास्टोरल एक्टिविटी जो होता है, पास्टोरल का मतलब जो पशुपालन हम जो करते हैं, वो दोनों आप साथ साथ कर रहे हो। क्लियर है ना। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल आर डन टुगेदर ऑन द सेम फार्म। ध्यान देना कि आपका एक फार्म है, उसके चारों तरफ खेत वगैरह है, बीच में जानवर भी पाल रहे हो, साथ साथ खेती भी कर रहे हो। तो ये तो आपको सिंपल पता है कि आप यहाँ पे खेती में कुछ फॉडर भी उगाओगे। फॉडर मतलब वो होता है जो ये खाते हैं जानवर। क्लियर। झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो पक्का पता होगा आपको। झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिंपल पता है कि भाई जंगल को काटा, वहाँ पे खेती किया, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हुई, जैसे ही वहाँ उस जगह की शिफ्ट कर लिया दूसरे जगह पे।
इसको हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। देखो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई कंपोस्ट वगैरह नहीं है। तो आपको पता है जैसे ही ज़मीन का नेचुरल प्रोडक्टिविटी ख़त्म हुआ, हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे नहीं होता है, जो मेन कुछ जगहों को छोड़ के, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर एक आपके पास 1 एकड़ का ज़मीन है, हर बार शिफ्ट हो, कहाँ जाओगे? मतलब कुछ दिन सोच सकते हो, ज़मीन ही नहीं है, लोग उस पर एग्रीकल्चर दबा दबा के करते रहते हैं खेती। क्लियर? तो दिस स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ फार्मिंग इज कैरिड इन जंगल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इन इंडिया, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम में अभी भी होता है। या प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर कर दिया जाता है फॉर कल्टीवेशन, कि जैसे इल्ड डिक्रीज करने लगती है, प्रोडक्टिविटी ज़मीन की ख़त्म होने लगती है 2 या 3 साल में। पता है क्या होता था पहले? झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लोग क्या करते थे, कुछ साल खेती करते थे, उसके बाद ऑलमोस्ट उस ज़मीन को 10 साल तक छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल के ज़मीन को हड़पा जाने लगा, डैम बना के या किसी चीज़ के माइनिंग वगैरह करके। तो लोगों को शिफ्ट करना एक नेसेसरी बन गया जल्दी जल्दी। जैसे आप इस ज़मीन को छोड़े हो, पहले तो इसको 10 साल तक छोड़ते थे, लेकिन अभी आपकी नेसेसिटी बनेगी कि 2-3 साल में ही यहाँ पे जाओ खेती करने, क्योंकि आप यहाँ से तीसरे जगह जा ही नहीं सकते, है ही नहीं बचा हुआ। क्लियर? अब नेक्स्ट है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। सिंपल है, दोनों याद रखो, सिंपल। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब बहुत लार्ज पॉपुलेशन है लेकिन जगह कम है। भाई इतना जगह है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आप सब अपने अपने छोटे प्लॉट में पूरा दिन मेहनत से काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा पूरा दिन लगा है, तो भाई यहाँ के छोटे से एरिया की प्रोडक्टिविटी पर पर्सन थोड़ी अच्छी खासी होगी ना, क्योंकि यार उसको पता है कोई भी खरपतवार आ रहा है उसको निकाल के फेंक रहा है, कोई भी कीड़े मकोड़े लग रहे हैं जल्दी से देख ले रहा है। लेकिन एक्सटेंसिव में इतना सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव में आपका लार्ज एरिया है, पॉपुलेशन कम है, एक बंदा ऊपर से एरोप्लेन से दवाई छींट दे रहा है। तो इसको पता नहीं एक छोटे से एरिया में यहाँ पे कीड़े मकोड़े लगे, नहीं पता चल जाता है एक छोटे से एरिया में। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर एरिया, जो प्रोडक्शन होता है पर एरिया जिसको हम प्रोडक्टिविटी करते हैं, वो थोड़ी कम होगी। लेकिन एक जैसे मान लो ये वाला एक्सटेंसिव में 50 एकड़ है एक आदमी के लिए, यहाँ पे 1 एकड़ है 50 आदमी के लिए, तो यहाँ पे पर पर्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे पर पर्सन कम होगा। लेकिन खेत की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। खेत की प्रोडक्टिविटी मतलब इसके मान लो इसके 50 एकड़ में हो रहा है 50 क्विंटल, लेकिन इसके 1 एकड़ में होगा 2 क्विंटल। इसको कहना कितना, एक ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका हुआ 2, यानी इसका प्रोडक्टिविटी इसके ज़मीन का ज़्यादा है। भाई दिन भर लगा रहता है, ज़्यादा तो होगा ही नहीं। वही बात है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द कल्टिवेटर यूज टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर। हाँ भाई, लेबर या कैपिटल ऑन रिलेटिवली लार्ज एरिया। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन ए कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन साइज कम है लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी यूज होता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एकड़ इल्ड इज लो, मैंने बताया था ना, पर एकड़ इल्ड इज लो, क्योंकि 50 एकड़ में क्या हो रहा है, 50 टन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 एकड़ में 2 टन। तो होगा ना 50 × 2 × 50 अगर एकड़ रहता तो कितना होता है, 100 टन, लेकिन यहाँ पे 85 ही टन हो रहा है। बट ओवरऑल पॉपुलेशन इज इन सरप्लस ड्यू टू लेस पॉपुलेशन। ऑब्वियसली प्रोडक्शन सरप्लस होगा ना, 1 पर्सन पे ज़्यादा आएगा ना। 1 पर्सन पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 क्विंटल का, 1 टन का 50वां भाग, लेकिन यहाँ 1 पर्सन आ रहा 50 टन, तो यहाँ पर पर्सन ज़्यादा होगा ना। क्लियर? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर किससे होता है, मशीन के मदद से होता है। ऊपर दवाई एरोप्लेन से छींटते हैं, या हेलीकॉप्टर से छींटते हैं, ऐसी बातें। एक इंटेंसिव में क्या होता है, एरिया छोटा है, दिन भर काम करते रहते हैं, पूरा लेबर लगाते हैं, पूरा कैपिटल लगाते हैं ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो सके। क्लियर? हाँ, ये हो गया विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर। अब होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नॉर्मल है कि आप ट्री और बसेस ये सब प्लांट करते हो, जैसे रबर, शुगर केन, कॉफ़ी की खेती करते हो, और ये सब मेजर होता है एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हो ना, बाहर बेचने जाते हो,
तो इसमें से आपको पता है हमारा बहुत सारा आइटम ख़राब हो जाता है। तो सरकार इसीलिए कई सारी स्कीम चलाती है कि जो पेरिसेबल आइटम है उसका सहेज के रखा जाए, मतलब एटलीस्ट स्टोरेज वगैरह का फैसिलिटी हो, क्योंकि जो 20 से 25% जो ख़राब होता है वो समझो उसकी कितनी, मतलब 1/4 तो आप खराई भी कर लेते हो। क्लियर। तो सरकार ने आपको पता है एक स्कीम लाया है, मतलब एक एक्ट में चेंज किया, एसेंशियल फूड एक्ट, एसेंशियल आइटम एक्ट जो 1955 वाला था, उसमें चेंज किया। उसमें क्या था कि लोग एक लेवल के ज़्यादा, एक लिमिट के ज़्यादा तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो जैसे ये सरकार का कानून था, तो जो प्राइवेट कंपनी थी वो तो स्टोरेज के लिए कोई अपना सिस्टम बनाती ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता है कि सरकार हमें स्टोर तो करने नहीं देगी, तो क्यों इतना अपना लाखों करोड़ों रुपया लगाए। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी को पता है कि सरकार हमें स्टोर करने देगी, तो हम फ्रूट के लिए कोई ऐसा कर लेते हैं कि जो फ्रूट, जैसे आम ठंडी में भी मिलने लगे, क्योंकि आम तो ऐसे गर्मी का फ्रूट है ना, तो उसको सहेज के रखा जाए ताकि उसको ठंडी में निकालेंगे तो ज़्यादा महंगा बिकेगा, एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा महंगा बिकेगा। क्लियर। तो अब एग्रीकल्चर में हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो आपको पता है जो हमने बताया था कि अभी एक्ट वगैरह के बार बार चेंज करते हैं, तो एक प्रॉपर एक्ट नहीं होता और एक्ट में बहुत खामियां होती है। तो आपको ही पता है, सबसे पहले प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम है भाई। एक चीज़ बताओ, एग्रीकल्चर में आप देखते हो कि हम ये जैसे गेहूं में दूसरे नंबर पे हैं, चावल में दूसरे नंबर पे, प्रोडक्शन में, लेकिन भाई प्रोडक्टिविटी बहुत बिल्कुल कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर एकड़ कितना प्रोडक्शन होता है, ये बहुत कम है। क्योंकि आपको ये पता है कि इंडिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा एरिया को लगाते हैं खेती करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे बताया कि और क्या है डिफरेंस, इंडियन एग्रीकल्चर आर चीफली ऑफ सब्सिस्टेंस टाइम, बस खाना पीना हो जाए, मैनुअल लेबर काम करते रहते हैं, और इज एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन फार्म टू ग्रो जस्ट इनफ फूड फॉर द नीड्स ऑफ द फैमिली, वेरी लिटिल टू, मतलब भाई ऑब्वियसली ऐसी खेती करते हैं, फैमिली खाती खाती ख़त्म हो जाती है, फैमिली के लिए, बाकी बेचने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है। और ए मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन सॉइल हैज बीन इम्प्रोवाइज्ड बिकॉज इट बीन अंडर प्लाउ फॉर द लास्ट, मतलब बहुत दिनों से खेती हो रहा है और न्यूट्रिएंट बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि टाइम भी लगता है ना उसको रीस्टोर करने के लिए। हम लोग छोड़ तो रहे नहीं, क्रॉप रोटेशन जो होता है, तो क्रॉप रोटेशन भी हम नहीं करें। आपको पता होगा कि एक ही खेत में बार बार सेम फसल उगा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो जाएगी ही नहीं जाएगी, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है कोई, वो भी ख़त्म हो गया। डिफॉरेस्टेशन बहुत प्रोसेस के कारण होता है, आपको पेड़ पौधे काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग, घास वगैरह को जो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होने लगता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हो ना, आपके खेत ऐसा है थोड़ा ढलान पे, ऐसे यहाँ पे आपके खेत सॉइल इरोड हुआ, आपकी सारी न्यूट्रिएंट गई, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर लेड टू, जैसे ये भी है, डिवीज़न ऑफ लैंड होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम है कि पापा का ज़मीन बेटों में बांटा जाएगा 2 पार्ट में। एक्चुअली रूल तो है, लॉ हमारे यहाँ बेटियों के लिए है, लेकिन जो मेन कस्टम अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो जनरली बेटों में बांटा जाता है। तो देखो 1 एकड़ था, 2 बेटों में आधा आधा एकड़, इसके 2 बेटे, 1/4 1/4, इसके 1/4 1/4। तो प्रोडक्टिविटी लैंड बिल्कुल छोटा होगा, लैंड जितना छोटा होगा आप क्या अच्छी से खेती कर पाओगे। क्लियर है ना। एक और चीज़ देख लो कि जीएम क्रॉप्स की आपको पता होगा, जीएम क्रॉप्स जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एक्चुअली होता क्या था, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हमारे यहाँ जो खेती होती थी हमारे अपने लोकल सीड से, उसके बाद हुआ क्या, हमने सीधा हाइब्रिड को एंट्री ला दी। लेकिन हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड हमारे देश में नहीं बना था, तो हाइब्रिड कुछ पेस्ट जो होते हैं, जो लोकल पेस्ट होते हैं, उससे सामना ही नहीं करना पड़ता, उससे सामना ही नहीं कर पाता था। तो हाइब्रिड भी किसी जगह पे हाइब्रिड भी फंस जाता था, यानी हाइब्रिड सीड भी
क्या करता था, किसी काम का नहीं रह जाता था। और हाइब्रिड में और ज़्यादा इतना प्रॉब्लम है फार्मर को, तो आपको पता ही हो टर्मिनेटिंग सीड्स का कॉन्सेप्ट और भी बहुत। तो उसके बाद हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड लाया कि हमने अपने जो सीड्स है उसके जीन में बदलाव किए कि प्रोडक्टिविटी किसी दूसरे सीड्स वाला आ जाए, लेकिन जो इन्वायरमेंट में रेसिस्ट करने की बात है वो इसी जगह की रहे। जैसे कोई है वो लोकल के सारे टेम्परेचर को सह सकता है, तो उसमें वो वाला जीन तो रह नहीं दे, लेकिन प्रोडक्टिविटी वाला जीन कोई और क्रॉप से हम ला के रख दें, कोई और सीड से हम घुसा दें, जिससे इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और रेसिस्ट तो कर ही रहा है। क्लियर। और कुछ प्रॉब्लम है हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लैंड होल्डिंग छोटा होता जा रहा है। लैंड होल्डिंग छोटा होता है तो अनइकोनॉमिक होता है, पुअर इलिटरेट और इग्नोरेंट फार्मर है, और प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को नहीं मिल पाता। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फार्मर में भी लोन उसी को मिल पाता है जो थोड़ा ठीक ठाक है। जो लोन नहीं भी लेते तो काम चल जाता। आप अगर केस देखो विलेज एरिया में तो बहुत ज़्यादा, अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हो, जो एकदम डिसएडवांटेज है, जिसको एक्चुअली ज़रूरत है कि उस पैसे के बिना खेती करना ही नहीं कर सकता, क्या उसको क्रेडिट मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप एक दो केस छोड़ के देख लो, एक दो केस छोड़ सकते हो, मतलब आप एक्सेप्शन इसमें निकाल सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जनरल ओवर भी देखो तो बहुत जो एकदम डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको तो वो बैंक को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो काहे का फॉर्मल क्रेडिट, काहे का बैंक से क्रेडिट। क्लियर। गुड सीड्स, फर्टिलाइज़र या टेक्नोलॉजी, ये सब थोड़ा और बढ़ना बाकी। इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती। बहुत लोगों को अभी भी सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्रॉप फेल्योर करने पाती। ये स्कीम तो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन लोग लेते ही नहीं है ना, लोग इसमें एक्सेस ही नहीं करते। बहुत सारा सॉइल हेल्थ कार्ड है, गवर्नमेंट का स्कीम है ना सॉइल हेल्थ का, कि आपके सॉइल को पहले परखा जाएगा, फिर बताया जाएगा कि सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, आपको कौन सी खेती करनी चाहिए। लेकिन कितने विलेज एरिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इसको एक्सेस कर पाते होंगे। क्लियर। अब लास्ट है 3 क्रॉप, क्योंकि मैंने स्कीम बता दिया कि जैसे फर्टिलाइज़र के लिए एक NBS स्कीम है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आपकी फसल ख़राब हो गई उसके लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड है कि आपको सॉइल के लिए। KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं थोड़ा स्कीम भी बता सकता हूँ, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम लिखो ना, जैसे आपको रिटर्न में आया तो प्रॉब्लम लिखो, तो उसका ये भी लिखो कि सरकार क्या क्या कर रही है, तो सरकार क्या स्कीम है, बस थोड़ा लिख देना लास्ट में कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत ये इशू आता है और धीरे धीरे ठीक हो सकता है। जैसे अगर इस पर्टिकुलर अगर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करे और कोई थर्ड पार्टी से बार बार वो कर पाए, क्या करता है कि सही चल रहा है स्कीम की नहीं, तब ठीक हो सकता है। 3 टाइप का स्कीम है, एक है राबी और एक है खरीफ और एक है जायद। देखो रबी आर से है ना, तो आर से रेनी वाला नहीं होगा, रेनी इस पे रखो, खरीफ रेनी। और रेनी कौन होती है? हमें अब जब कोई विलेज एरिया से बिलोंग करता है उसको पता है भाई रेनी एरिया में धान की खेती होती है, राइस की खेती होती है, तो उसको पता है राइस की खेती होती है क्योंकि उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे मतलब कि जो लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन को तो मतलब कि बहुत कुछ तो छाट के वैसे भी कर देंगे, मतलब उनको पता ही होता है ऐसे क्वेश्चन। जैसे मैं भी विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ पता ही होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि हाँ ये तो खरीफी है, ये तो ऐसे केस में याद नहीं करने पड़ते हैं। क्लियर है ना। तो रबी की बात करें तो रबी इसका मतलब रेनी नहीं है, थोड़ा ठंडी एरिया में होगा। तो ये कब होगा? सितंबर अक्टूबर में उगाया जाता है, मतलब बोया जाता है, बोया होता था सोइंग जो बोलते हैं, और हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग फरवरी मार्च में। क्लियर है। रेनी सीजन के ख़त्म होने के बाद तो इसमें कौन होता है? वीट जो कि गेहूँ आपको पता है, बार्ली, पल्सेस या कुछ वाइल्ड सीड्स होता है जो तेल होते हैं ना उसके, ये सब। खरीफ होते हैं जो जैसे ही मानसून आने वाला होता है तो उगा देते हैं क्योंकि उसको चाहिए भरपूर पानी। क्लियर।
क्रॉप रेनी सीजन में देखो रेनी सीजन इसे पूरा पूरा चाहिए, रेन जब ख़त्म हो जाता है, मानसून ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसको काटते हैं। क्लियर? कौन कौन है? राइस, मक्का जो होता है, मेज, मिलेट्स वगैरह है, ग्राउंड नट, कॉटन, जूट। क्लियर? ये सब होता है, समझ गए? उसका देखा जायद। जायद क्या है? ये बीच में जब समय मिलता है ना, जैसे आपको मान लो कि आपने रवि को काट दिया फरवरी मार्च में, अभी आपके पास टाइम है अप्रैल मई जून, क्योंकि अभी मॉनसून इंटर नहीं किया है, क्योंकि मॉनसून इंटर करेगा उसके बाद ना आप राइस की खेती करोगे, बीच में आपके गैप है, आप कुछ फ्रूट वगैरह उगा लो ना, यही होता है। लेकिन फ्रूट वो भी कम टाइम में, ऐसे फ्रूट जो आपको 3 महीने में सब कुछ फ़ायदा दे दे, ऐसा नहीं कि ऐसा फ्रूट लगाया हो जो अगले 2 साल तक कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर? कौन कौन से होते हैं फ्रूट्स वगैरह? जैसे आपको पता है तरबूज वगैरह, खरबूज वगैरह इसी समय आता है। क्लियर? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, 1965 के आसपास की बात करें, 1962 में हमने लड़ाई लड़ी चाइना से, 65 में पाकिस्तान से। इस समय ऑलमोस्ट इमरजेंसी लगी थी, आपको पता है, और तो लोग ज़्यादा विद्रोह वगैरह भी नहीं कर सकते थे कि भूखे हैं तो हम बोल रहे हैं, नहीं बोल सकते थे क्योंकि इमरजेंसी लगी थी। और जो 65, 64 इस समय ड्रॉट था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब थी। तो 66 में लोगों को लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म है। तो पहले जब भी हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना होता था ना, तो हम क्या करते थे? सबसे स्टार्टिंग में हम सीधे कुछ एरिया इंक्रीज कर देते थे, कि जो नेट सोन एरिया है ना उसको इंक्रीज कर देते थे, कि पहले 1 एकड़ में खेती करते थे, अब 5 एकड़ में खेती करते हैं। लेकिन अब भाई एक समय के बाद पीक पे चला जाएगा ना कि आपके पास खेती नहीं है एक्स्ट्रा, तो आप सोचोगे भाई जितना खेत है ना उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं कुछ ना कुछ करके। तो उसके बाद हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया, एक ऐसा सीड्स लाए, ऐसा सीड्स जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। क्लियर? जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, लेकिन एक नुकसान भी था इसके साथ। ये सीड्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा मशीन का यूज, बहुत ज़्यादा इरिगेशन मांगता था। तो ये तीनों जहाँ पे होगा हम वहीं पे ना सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत करेंगे। तो हमने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को चुना क्योंकि इन तीनों जगह पे तीनों आराम से उपलब्ध था। इरिगेशन की फैसिलिटी, मशीन वगैरह की फैसिलिटी, फर्टिलाइज़र की फैसिलिटी, तीनों उपलब्ध था आराम से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पे हुआ, लेकिन बाकी जगह बिल्कुल पिछड़ के रह गया, क्योंकि बाकी जगह ये सब था ही नहीं। क्लियर? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज सेल्फ सफिशिएंट हमें बना दिया फूड के मामले में। और दिस इज़ नॉट, इससे हुआ क्या कि हम पहले बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे, विदेशों को देते थे अपने फूड के तौर पे, मतलब हम फूड खरीदते थे उसके लिए पैसा देते थे। लेकिन पता है फूड का सेल्फ सफिशिएंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बेसिक नीड है। और किसी कंट्री से आपका वॉर वगैरह हो गया, ऐसे सिचुएशन में तो जैसे अभी कोरोना वाला सिचुएशन में देख रहे थे कि आप सामान इधर से उधर नहीं जा रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में एक देश से दूसरे देश नहीं जा रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम ख़राब हो जाता अगर हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते तो। क्लियर? तो इंडिया का कुछ लैंड यूज पैटर्न देख लेते हैं परसेंटेज में। जो 43% एरिया है जहाँ पे हम खेती करते हैं, फॉरेस्ट एरिया है 22.57। क्लियर? अगर टोटल की बात करें ट्री कवर को लेकर तो आ जाता है 24.56 टोटल 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट से। फेलो लैंड का मतलब ऐसे लैंड होता है जो हम एक बार उगाते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, उसको फेलो लैंड बोलते हैं। 10.85%। हम क्रॉप प्रॉपर्टी जैसे एक खेती किए और 1 साल तक या 1 सीजन 2 सीजन छोड़ दिए। वेस्ट लैंड का मतलब कोई काम का नहीं है, 6.29%। थार मरुस्थल किसी काम का नहीं है ना, वो है वेस्ट लैंड। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंदर एरिया कितना है 6.29%। कल्टिवेबल वेस्ट कितना है 4.4%। पास्चर और मिडोज वो कितना है 3.5% है। ये सब आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, जो एक दो या एरिया याद रख लियो बहुत है। पूरा एरिया हमारे पास इतना है। क्लियर? और डेटा अवेलेबल है 92.5% का।
और इसमें अलग अलग चीज़ें यूज होता है। कुछ पार्ट हमारा चाइना के कंट्रोल में है, कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बाकी पार्ट हमारे पास खुद है। क्लियर? तो बस यही टॉपिक था इसमें। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो कल हमारा, जैसे आपको पता है बायोलॉजी हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो और हमारा स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी नेक्स्ट वीक से, और उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम कल स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको देना था, क्या इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी और बायोलॉजी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, क्योंकि ज्योग्राफी हमारा इस वीक ख़त्म होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच।